नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। सरकार लाएगी 6 नए विधेयक। कल पूर्ण बजट से पहले वित्त मंत्री पेश करेंगी 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सरकार से आदेश वापस लेने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में 40 से अधिक याचिकाओं पर बड़ी सुनवाई आज। एनटीए ने कोर्ट के आदेश पर शहर और केंद्रवार परिणाम किए थे जारी। धार भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई। आज खुलेगी एएसआई की लिफाफे में बंद रिपोर्ट। 98वें दिन तक चली खुदाई का सामने आएगा राज। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। नागपुर भंडारा में आज स्कूल बंद। उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में बाइडेन ने खुद को किया अलग। कमला हैरिस के नाम का रखा प्रस्ताव। ट्रंप ने कहा बाइडेन अमेरिका के इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति। और सावन का पहला सोमवार आज। शिव मंदिरों में लग रहे हैं भोलेनाथ के जयकारे। कांवड़ यात्रा भी आज से। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया है। राजौरी में आर्मी कैंप पर हमले की कोशिश की गई है। दोनों ओर से इस समय मुठभेड़ जारी है, गोलीबारी जारी है। आपको बता दें कि राजौरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आतंकी हमले में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। आतंकवादियों ने राजौरी के सुदूर गांव में स्थित सेना की चौकी को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए फायरिंग की है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजौरी के आर्मी कैंप पर हमले की कोशिश की गई आतंकवादियों के जरिए, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। हालांकि एक सेना का जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन अभी भी मुठभेड़ जारी है सेना और आतंकवादियों के बीच। तो एक बार फिर सुबह की यह बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक सुदूर गांव में आतंकवादियों ने एक कैंप को, सेना के कैंप को निशाना बनाते हुए वहां हमला किया और हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही और आपको बता दें कि ये कोशिश जो है आतंकवादियों की हमले की, उसको नाकाम कर दिया गया है। और इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की है और उसमें अभी भी आपको बता दें कि मुठभेड़ जारी है। राजौरी से हमारे संवाददाता शक्ति पॉल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। एक बार फिर जम्मू के राजौरी में बेस कैंप को, सेना के कैंप को निशाना बनाया गया। अभी किस तरीके की अपडेट है? क्या कोई सफलता मिली है सेना को? देखिए, राजौरी जिला का ये खवास का इलाका है, गुंदा खवास, जो कि राजौरी और रियासी के बिल्कुल सीमा पर स्थित है। और वहां पर जो है वो सुबह तड़के ही आतंकियों की एक साजिश थी कि वो बड़ा नुकसान जो है भारतीय सेना को पहुंचाएं, सेना के कैंप के अंदर दाखिल हों। लेकिन अलर्ट जवानों ने इस साजिश को जो है वो नाकाम किया है। और जब वो वहां पर इस साजिश को लेकर पहुंचे तो फायरिंग हुई, उसमें जो है वो कामयाब नहीं हुए। इस वक्त जो है वो पूरा इलाका जो है वो घेरा हुआ है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। जो दोनों तरफ से गोलियां जो है वो चल रही हैं, क्योंकि इनकाउंटर इन सेना और आतंकियों के बीच में चल रहा है। ये घने जंगल का इलाका है, काफी दुर्गम इलाका है और पहाड़ी इलाका है, और इसलिए यहाँ मुश्किलें जरूर आ रही हैं सेना को। लेकिन हमारे जवान जो हैं वो यहाँ वहां पर डटे हुए हैं और आतंकियों का पूरी तरह से सफाया करने के लिए इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च भी चलाया जा रहा है, कॉर्डन किया हुआ है और इस वक्त इस पूरे इलाके में फायरिंग चल रही है। शक्ति, क्या कोई जानकारी मिली है अभी कि कितने आतंकवादी छिपे हो सकते हैं? देखिए, 2 से 3 आतंकी जो हैं वो इस घने जंगल में छिपे होने की अभी तक सूचना जो है वो सेना और पुलिस को जो है वो मिली है। और इस पूरे इलाके को घेर कर यही मंशा है कि इन दोनों को जल्द से जल्द इनका सफाया जो है वो किया जाए।
जी, साथी शक्ति आपसे पूछना चाहेंगी कि क्या किसी सेना के जवान के घायल होने की भी खबर है? जी हाँ, एक जवान जो है वो सेना का इसमें घायल बताया जाता है, जो इसे इलाज के लिए वहां से आर्मी के हॉस्पिटल के लिए वहां से शिफ्ट किया गया है। और वो जो तैनात था, ड्यूटी पर तैनात था, जब ये आतंकी अपनी इस साजिश को लेकर वहां पर पहुंचे तो वो अपनी ड्यूटी दे रहा था, तो उससे जो है वो गोली लगी है और वो घायल हुआ है। फिलहाल वो इसका इलाज जो है वो चल रहा है। साथ ही शिक्षक ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगी कि आपने बताया कि राजौरी के से जुड़ा ये एक सुदूर गांव है जहां कैंप को निशाना बनाया गया है। क्या है इस सुदूर गांव का नाम और राजौरी से किस इलाके में पड़ता है ये? देखिए, राजौरी के बुद्धल के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला ये कुंदा खवास का एरिया है, जो कि राजौरी का काफी दूर दराज का इलाका है। घने जंगल है यहाँ पर और राजौरी और रियासी की यहाँ पर सीमा शुरू होती है, वहां पर स्थित है ये जो इलाका है। और ये इस इलाके में इससे पहले भी कहीं ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। आतंकियों ने इससे पहले भी इस इलाका में काफी वारदातें जो हैं वो की हैं। यहाँ के वीडीसी मेंबर भी अलर्ट हैं, वो भी सेना का इस वक्त साथ दे रहे हैं वहां पर। और एक जो पिछले दिनों एक वीडीसी मेंबर ने भी यहाँ पर एक आतंकी को मारा था, जिसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। तो ये एक दुर्गम इलाका है, दूर दराज का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है। और इस इलाके में साजिश ये रचाई थी उन्होंने कि इस इलाके में वो एक बड़ी घटना को अंजाम दें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए, उसमें वो विफल हुए हैं। साथ ही शक्ति, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, घने जंगलों से घिरा ये इलाका है, तो सेना को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सेना को एक तो ये दुर्गम इलाका है, काफी दूर, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल का इलाका है और यहाँ पर इस इलाके में बस्ती भी नहीं है। और सेना को इस वक्त चुनौतियों को ये सामना करना पड़ रहा है कि इस इलाके तक पहुंचना सेना के लिए मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा घने जंगलों का कहीं फायदा उठाकर आतंकी यहाँ से निकल ना पाए, क्योंकि इससे पहले भी जो वारदातें इस इलाका में हुई थी, आतंकी इस इलाके से निकल कर राजौरी की सीमा को क्रॉस करके रियासी में दाखिल हो जाते थे। और इस इलाका में ये सबसे बड़े चुनौती सेना के लिए है कि किस तरह से जल्दी इस पूरे इलाके में जो है वो इस इलाके को छाना जाए और जहां छुपे हुए जो आतंकी हैं, इस घने जंगलों में छुपे हुए जो आतंकी हैं, उनको निकाला जाए और उनको मौत के घाट जो है उतारा जाए। शक्ति, हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से जम्मू में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है, पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। जी बिल्कुल, राजौरी जिला जो कि पहले ही हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो आतंकी घटनाएं इससे पहले भी जम्मू रीजन में जो बढ़ रही थी, उसको लेकर राजौरी को पहले से ही हाई अलर्ट में रखा गया था। तो कहीं ना कहीं पहले से ही हाई अलर्ट है राजौरी और यहाँ पर जो सेना है पहले से ही अलर्ट थी और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। क्या चाहे वो सीआरपी हो, एसओजी के जवान हो, सेना के जवान हो, वो इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जल्द से जल्द आतंकियों के खात्मे के लिए वो है वो उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है खात्मा किया जाए। और हाई अलर्ट की अगर आप बात करें तो पहले से ही राजौरी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, जिस तरह से आतंकी घटनाएं जो हैं वो बार बार जम्मू रीजन में जो है वो बढ़ रही थी। जी शक्ति, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। 22 दिनों में 19 बैठकें होने वाली हैं। आम चुनावों के नतीजों के बाद आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। इससे पहले 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा था। आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूची के तहत सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद लोकसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राजघाट समाधि समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा सदन में रखा जाएगा। और सरकार इस मॉनसून सत्र में 6 विधेयक पेश करने वाली है। आपको बताएं इन 6 विधेयक के बारे में, तो इनमें शामिल है वित्त विधेयक, आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक, बॉयलर्स विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट विधेयक और रबर प्रमोशन डेवलपमेंट विधेयक। ये 6 विधेयक
शामिल हैं जो सरकार इस सत्र में शामिल करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि इन सभी विधेयक को सर्वसम्मति से पास करा लिया जाए। संसद के मौजूदा सत्र से पहले केंद्र सरकार ने कल रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सभी दल के सांसदों से अपील की गई कि वो सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करे, क्योंकि सरकार उनके हर मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा के लिए तैयार है। इस बैठक में 44 दलों के 55 नेताओं ने शिरकत की। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई सुझाव आए हैं। सदन चलाना सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। इस बजट सेशन से पहले एक पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। वहीं विपक्ष ने अपने अपने राज्यों से संबंधित मुद्दे उठाए और छोटे दलों को बोलने का ज्यादा मौका दिए जाने की भी मांग की। बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए भी मांग की गई है कि भाई कम से कम उनके मेंबर को 7 मिनट 5 मिनट इतना समय जरूर बोलने के लिए दिया जाए। 0 आवर जो हम लोग उठाते हैं उस पर कार्रवाई हो, ये सारे विषय। हम किसी भी ब्लॉक या अलायंस के पार्टी नहीं है, अलायंस का कोई मेंबर नहीं है। बीजू जनता दल एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। एक स्ट्रांग विपक्षी पार्टी के तहत से बीजू जनता दल फ्लोर पे रहेगी। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आप नजर डाल लेते हैं बजट से संबंधित खबरों पर। आगामी बजट को लेकर आम लोगों में काफी उम्मीदें हैं। 23 तारीख को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगे। बहरहाल तमाम उम्मीदों के बीच टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयकर की स्लैब में वित्त मंत्री कुछ बदलाव कर सकती हैं, जिसमें टैक्स पेयर्स को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही आम आदमी को भी बजट से काफी उम्मीद है। आइए देखते हैं इस पर डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जिस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही होंगी, उस समय टैक्स पेयर्स की नजरें उनकी तरफ रहेंगी। इस बार टैक्स पेयर्स को बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि टैक्स पेयर्स को कई तरह की राहत दी जा सकती है। टैक्स छूट से लेकर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में भी कुछ अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। काफी लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स की धारा 80C में दी जाने वाली कटौती सीमा बढ़ाई जाए। साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव होने चाहिए। 80C के तहत कटौती को बढ़ाने की मांग काफी टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। अभी इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रुपए की कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिलेगी। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। नई और पुरानी दोनों तरह की व्यवस्थाओं में बेसिक छूट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अभी बेसिक छूट की लिमिट नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए और पुरानी व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए है। काफी टैक्स पेयर्स को लगता है कि नई टैक्स व्यवस्था में ज्यादा स्लैब हैं, इन्हें कम किया जाना चाहिए।
आगामी बजट को लेकर आम लोगों को कर के मोर्चे पर पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स छूट के विस्तार की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं संसद में, और आइए अब जानते हैं कि आने वाले बजट से देश के आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं। स्लैब रेट्स है, जो सीनियर सिटीजन जो है क्लास जो पेंशन विड्रॉ कर रही है या इंटरेस्ट की इनकम है, मेरे हिसाब से इस न्यू स्कीम के अलावा भी कुछ स्लैब रेट्स में चेंज होना चाहिए। फॉर सीनियर सिटीजन के लिए तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जो यूथ है जो इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट के अंदर, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो यूथ है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट इसके अंदर आना चाहिए। अप टू 1 लाख रुपीज अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्पशन दी गई है, लेकिन उस अमाउंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन होनी चाहिए, प्लस लॉन्ग टर्म के एग्जेम्पशन के अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। इंटरेस्ट है हमारे सेविंग अकाउंट्स में वो इंक्रीज होना चाहिए, ताकि जो पैसा रखा हुआ है लोगों का आइडियल बैंक में, उनको लग रहा है वो ग्रो हो रहा है, एट द सेम टाइम उस पैसे को गवर्नमेंट यूज कर सकती है। सेकेंडली जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए और उसमें थोड़ा टैक्स बेनिफिट जरूर होना चाहिए। कोई लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो उस पे जो मूल और जो हमारा जो ब्याज है उस पे थोड़ा टैक्स ज़्यादा बेनिफिट मिले तो इंसान पहला घर तो बना लेते हैं जो एक सपना है सबका, लेकिन इस तरह हम अपना एक दूसरा घर भी बना सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का मामला इस समय काफी सुर्खियों और विवादों में है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज से कांवड़ यात्रा निकालने वालों की भीड़ भी बढ़ेगी। इस बीच आज इस विवादित मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में इस मामले में सुनवाई होनी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर पड़ने वाले भोजनालयों, ढाबों, फल और चाय की दुकानों को ये निर्देश दिया है कि वो अपनी दुकानों का मालिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। इसे लेकर उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे देश में सियासत गर्म है। विपक्ष इस तरह के आदेश को सांप्रदायिक और विभाजनकारी कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक और सुप्रीम सुनवाई होनी है। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसको नए सिरे से आयोजित करवाया जाए। वहीं परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की जाए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया है कि वह ये दोनों रिपोर्ट अदालत में समक्ष रखेंगे। नीट का प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को परीक्षा के दिन ही किया था। शहर के शास्त्री नगर थाने में इस संबंध में एक FIR दर्ज कराई गई थी। बाद में मामला बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी थी। और सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई आज होनी है। 2 गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच इस पर सुनवाई कर सकती है। इस केस से जुड़ी याचिकाओं में 2 मांगे रखी गई हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच SIT से कराई जाए। SIT की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। दूसरी मांग ये है कि आखिर घाटे में चल रही कंपनियों, शेल कंपनियां भी शामिल हों जिसमें नॉन पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंडिंग की, लिहाजा इस राशि को सियासी दलों से वसूला जाए। इसके पीछे की दलील ये है कि ये अपराध से जरिए कमाई की राशि है। मार्च 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद याचिका लगाई गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से धन दिया जा सकता था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।
और अब बात मध्य प्रदेश में स्थित धार भोजशाला की। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। भोजशाला परिसर में 98 दिन चली सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी। सर्वे में ASI की टीम को कई प्रमाण और अवशेष मिले हैं जिन्हें करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ASI की टीम ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कराई थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में करीब 1000 साल पुराने भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण के साथ ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण के समयबद्ध तरीके से कराने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ASI को सर्वे कराने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद ASI के 2003 के आदेश को लेकर है, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर ASI ने आदेश जारी कर भोजशाला परिसर में प्रवेश को सीमित किया था। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन ASI का संरक्षित स्मारक है। बात मौसम की कर लेते हैं और बात कर लेते हैं मुसीबत बनके जो मूसलाधार बारिश कई राज्यों पर आई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों की बात करें तो यहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश के कारण नागपुर और भंडारा में आज स्कूल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहां बीते कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, नैनीताल समेत कई और जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की घोषणा उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से की है। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बाइडेन का यह निर्णय पिछले महीने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद आया है, जिसके बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उन पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का दबाव बना रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि वो इस हफ्ते राष्ट्र को संबोधित करेंगे और जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हैं और ऐसे नाजुक मोड़ पर बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के बाद व्हाइट हाउस की रेस बेहद अब दिलचस्प हो गई है। बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उनके इस प्रस्ताव का कमला हैरिस ने समर्थन किया है। अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कमला हैरिस ने अमेरिकी लोगों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के असाधारण नेतृत्व और देश के लिए उनकी दशकों की सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा कि वो राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रही हैं और उनका इरादा ये नामांकन हासिल करना और जीतना है। हैरिस ने कहा कि चुनाव के दिन तक उनके पास 107 दिन हैं। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर चुनाव जीतेंगे। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं थे और निश्चित रूप से सेवा करने के लिए भी उपयुक्त नहीं हैं और कभी नहीं थे। उन्होंने केवल झूठ, फेक न्यूज़ और अपना बेसमेंट ना छोड़कर राष्ट्रपति का पद हासिल किया। उन्होंने उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल थे, जानते थे कि वे राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं थे और अब देखिए कि उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया है। लाखों लोग हमारी सीमा पार करके आ रहे हैं। उनके राष्ट्रपति बनने में हमें बहुत कष्ट होगा, लेकिन उन्होंने जो क्षति पहुंचाई है हम उसे शीघ्र ही सुधार लेंगे। अमेरिका को फिर से महान बनाएं। और आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में आज सुबह से ही भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। जी हां, सावन का पहला सोमवार है और शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। ऐसे में आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। उज्जैन में आज के दिन विशेष तौर पर महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन नगरी के राजा बाबा महाकाल सावन महीने की प्रथम सवारी पर प्रजा का हाल जानने और नगर भ्रमण पर निकलते हैं।
वहीं सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा। कानपुर और दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीर अपने आप में बयान कर रही हैं कि आज सावन के सोमवार का पहला दिन है और बात करें बाबा बैद्यनाथ धाम की तो यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है और ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नया सवेरा आप देखेंगे अगला कार्यक्रम मेरे और मेरी सहयोगी शैला निगार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।